हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 1 जो है वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स की। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे वादा किया था कि प्रश्नावली जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज उसके पहले करेंगे उदाहरण। 3 उदाहरण हैं। कितने उदाहरण हैं इसके अंदर? 3। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7। लेकिन उदाहरण समझने से पहले आपको एक प्रमेय सीखना पड़ेगा 1.3 कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। पहली बात तो ये बताता हूं कि जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं उसके अंदर 2 टाइप के सवाल हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो अपूर्ण वर्ग संख्या है, आपसे सिद्ध करना पूछा जा सकता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। यह आपसे पूछा जा सकता है √3 एक अपरिमेय संख्या। यह आपसे पूछा जा सकता है √5 एक अपरिमेय संख्या। और ये अभी जो √5 है, इस साल RBSE जो बोर्ड का पेपर हुआ था 10th क्लास के अंदर, उसके अंदर क्या आया? RBSE 2024 का ये सवाल है जो इस साल हुआ था, अभी पेपर 10वीं वाले जिन्होंने दिया था। √2 इनका मेथड अलग है। एक बात बताता हूँ, जैसे आप इंग्लिश में लेटर वगैरह लिखते हो ना, उनका फॉर्मेट तय होता है ना, वैसे इनका फॉर्मेट तय। आप थोड़ा सा धैर्य बना के चीज़ को करना। मैं ये जब सवाल पर मैं करवाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट लगेंगे, अगर तो आपको ऐसा लगेगा मुझे 10% चीज़ भी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं √2 के बाद √3 करवाऊंगा। √3 के बाद हम पर्सन करेंगे एक √5 वाला। क्या करेंगे? √5 वाला पर्सन करेंगे। उसके अंदर सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? आपके क्लियर हो जाएगी। तो मैं सिस्टमेटिक पढ़ाना चाह रहा हूँ कि हम पहले करेंगे √2, फिर करेंगे √3, फिर करेंगे √5। अब उदाहरण और प्रश्नावली साथ में चलेगी। क्यों? क्योंकि √2 अगर आ गया तो √3 भी आ गया, √3 आ गया तो √5 भी आ गया। पहले ये तीनों करेंगे, मैं उदाहरण की भी पूरी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर हम उदाहरण नंबर 6, क्योंकि 5वां उदाहरण √3 है और पर्सन संख्या 1 है। फिर उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 और 2 पर्सन वहां दे रखे हैं वो करेंगे, क्योंकि उनका फॉर्मेट अलग है। एक फॉर्मेट क्या होता है आपको पता है, जैसे कहीं लिख दिया 3 + √5 लिख दिया, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो भी एक अपरिमेय संख्या आएगी। या आपसे बोल दें माइनस, जैसे 5 - √3 बोल दिया तो परिमेय और अपरिमेय, ये उदाहरण है अपना। कोई बोल दे गुणा 7 √3 और कोई बोल दे भाग, तो 1/√2। इन सवालों को भी हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। लेकिन आपको फॉर्मेट थोड़ा सा पता रखना है कि इनका अलग चलेगा, इनका अलग चलेगा। RBSE बोर्ड में पिछले साल इसका आया तो इस बार इनके आने के चांसेस है। तो पहले पढ़ते हैं ये फॉर्मेट कैसे काम करेगा। आराम से धैर्य से एक एक चीज को सुनना, फिर रिजल्ट निकलेगा कि आएगा क्या, एक्चुअल करने का तरीका क्या होता। सुनो, देखो, कभी भी कोई अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी तो उसको पहले उल्टा मानना है। आप लिखेंगे मान √2 एक परिमेय संख्या। हमने इसका उल्टा मान लिया, विरोधाभास मान लिया कि ये अपरिमेय सिद्ध करना, लेकिन मैं √2 को क्या कह रहा हूं? एक परिमेय कर रहा हूं। धैर्य से सुनना, पूरी नई चीज है। देखो, मैथमेटिक्स मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग इसको याद भी कर लेते हैं, फॉर्मेट पता कर लेते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद समझना। एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जिस दिन सवाल पूरा होगा। ठीक है, इधर देखो, अगर √2 परिमेय संख्या है तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि √2 को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। यहां जो ये बात लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप लिखेंगे जहां P व Q से अभाज्य है, कोमा Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये बात तो फिक्स है हर जगह। आप चाहे कोई कुछ भी बात लिखें, आपको हर बार ये फॉर्मेट के अंदर लिखना। P और Q से अभाज्य, तो मतलब क्या हुआ? से अभाज्य और से अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी ना। से अभाज्य होता है 2 या 2 से संख्याओं का ऐसा समूह जिसके अंदर उभयनिष्ठ कौन होना चाहिए? एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो वो बात होती है से अभाज्य। तो P और Q से अभाज्य माना √2 को। इसके बाद क्या करना, ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, क्या इसके बट्टा में 1 है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके बट्टा में 1 है तो ये इधर वज्र गुणा होगा, ये इधर वज्र गुणा होगा, होगा या नहीं होगा? और जब आप वज्र गुणा करेंगे तो 1 को P से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा P, और √2 को Q से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √2Q। √2 क्या आएगा? Q आएगा। यहां तक फॉर्मेट आ गया समझ में? ठीक। इसके बाद क्या करना, दोनों तरफ आपको करना वर्ग। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का क्या करना है? वर्ग करना है। अब वर्ग करेंगे, देखो हम p का भी वर्ग करेंगे और √2 q का भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। हम p का भी वर्ग करेंगे, हम √2, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग होता है, ध्यान रखना। समझते जाएं, नोट है। आप लगेगा क्या फॉर्मेट हो रहा, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। 2 बार समझाऊंगा मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन मैंने √2 समझा दिया, √3 समझा दिया, √5 अपने आप कर लोगे, आप देख लेना। सेकंडों में कुछ मान चेंज करने केवल उसके अंदर। चलो सर, स्क्वायर करेंगे तो p का वर्ग करोगे तो p स्क्वायर आएगा, √2 का वर्ग करने पर 2 आ जाता है, और q का वर्ग करोगे तो q स्क्वायर आ जाएगा। मुझे इस q स्क्वायर का मान निकालना, तो गुणा वाला 2 p स्क्वायर के भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से q स्क्वायर का मान आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर बटा में 2। इस q स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? p स्क्वायर बटा में 2, और इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 1। कितना दूंगा? समीकरण संख्या 1। अब एक बात बताओ, क्या इस p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है क्या? इस p स्क्वायर में क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जा रहा है। तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो p भी 2 से भाज्य होगा। ये बात आप समझ रहे भाई। अगर इस p स्क्वायर बटा 2 का मतलब क्या होता है? p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तभी तो बटा हम लिखा कि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, p स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो ये p भी क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। ये हो गया समीकरण संख्या 1। अब मुझे कुछ मानना है। आप कहेंगे सर क्या माने? तो मैं यहां लिखूंगा माना। मुझे इस p की जगह कुछ मानना है, और p बराबर मैं मानूंगा 2c। आपको सर ये गलत मान लिया आपने, ये कैसे माना आपने? ऐसे कोई होता है कि आप कुछ भी थोड़ी मान लोगे? जो एनसीईआरटी कह रही उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और एनसीईआरटी से मैं सिंपल ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब p बराबर तो मानना, 2c क्यों माना? जहां ये जो c है ना, जहां ये जो c है, जहां c एक वास्तविक संख्या, c कौन सी संख्या? एक वास्तविक संख्या। c कौन सी संख्या? एक वास्तविक संख्या। ठीक है सर, अब c तो वास्तविक है, p बराबर, ये 2 क्यों आए? क्योंकि √2 है। रूट में 2 है तो p बराबर 2c मानोगे। √3 होता तो p बराबर 3c मानते। √5 होता तो p बराबर 5c मानते। √6 होता तो p बराबर 6c मानते। √7 होता तो p बराबर 7c मानते या नहीं मानते? जो रूट के अंदर होगा वो बराबर में आपको मानना। ठीक है, इसके बाद देखो, अब ये p का मान उठाकर यहां रख दो समीकरण 1 में। आप लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान किसके अंदर रखना है? समीकरण 1 के अंदर। तो रखना, देखो q स्क्वायर माइनस p की जगह 2c रखा है, तो 2c का क्या हो जाएगा? वर्ग, और बटा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो q स्क्वायर बनेगा वो 2 का स्क्वायर करोगे 4, c का स्क्वायर करोगे c स्क्वायर, बटा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस बात का आपको क्या रखना है? ख्याल रखना। यहाँ तक हम इस फॉर्मेट पे पहुँच गए। आगे करते हैं। आगे काम करोगे तो क्या ये 2 इस 4 को काट देगा 2 बार? तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब c स्क्वायर का मान निकालूं तो 2 गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो c स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। c स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? q स्क्वायर बटा में 2। इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या कितना दूंगा? 2। और समीकरण 2 से क्या पता लगेगा आपको? देखो, जैसे यहां कह रहा था कि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो यहां कह रहा है q स्क्वायर बटा 2। आप लिखेंगे क्योंकि q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा।
धैर्य से सुने मेरी बात को। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जब तक सवाल होगा पूरा होगा आपको शायद 10% ही समझ में आए। मैं तो कह रहा हूँ पूरा ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। लास्ट क्लास जिस दिन बोलूँगा अभी कि वीडियो समाप्त होने वाला, उस समय आपको सर ये तो हलवा हो गया, कुछ है ही नहीं सवालों के अंदर। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, समीकरण और 1 और 2 से कुछ, अब सवाल हो गया इतना ही करना, इसके बाद तो भाषा लिखना। समीकरण 1 और 2 से क्या मतलब हुआ कि समीकरण 2 से 1 से मतलब ये हुआ कि P किससे भाज्य है, 2 से, तो P का एक गुणनखंड कौन हो गया, 2। Q भी किससे भाज्य है, 2 से, तो Q का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 2 हो गया। अगर P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो P और Q से अभाज्य थोड़ी हो सकती है, क्योंकि से अभाज्य तभी हो सकता है जब P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो कितना होना चाहिए, 1, केवल 1 कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब हमने ये चीज़ गलत मानी या नहीं मानी, ये कुछ भाषाएं लिखनी जो किताब वाले ने बोली, तो मैं जो लिख रहा हूँ आप समझने का प्रयास करना। आप लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 है। देखो P में भी 2 का भाग जा रहा है, Q में भी किसका भाग जा रहा है, 2 भाग जा रहा है। आप लिखेंगे अतः हमने जो माना है वे अवधारणा गलत है। वे अवधारणा क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। यह सवाल हो गया खत्म। ये सवाल क्या हो गया, अब खत्म हो गया। समझना मेरी बात को, पूरा फॉर्मेट मैंने ये लिखा क्या, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। P भी 2 से भाज्य हो रहा है, Q भी 2 से भाज्य होता है। अगर P और Q दोनों 2 से भाज्य हो रहे हैं, लेकिन हमने लिखा P और Q तो क्या होना चाहिए, से अभाज्य होना चाहिए, तभी रूट 2 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन P और Q में तो 1 के अलावा किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये अवधारणा मानी थी हमने, क्या मानी थी, अवधारणा की परिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना है वे अवधारणा क्या है, गलत है। हमने ये अवधारणा ही क्या मान ली, गलत। और अगर एक संख्या परिमेय नहीं है तो दूसरी संख्या अपने आप ही क्या हो जाएगी, अपरिमेय। इससे सिद्ध होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इससे सिद्ध होता है कि रूट 2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। वापिस पूरा समझा रहा हूँ, 0 से करना। कुछ भी सवाल आए, पहली लाइन हमेशा फिक्स है, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या। उल्टा मानना आपको सर परिमेय सिद्ध करना बोला जा सकता है क्या, नहीं आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है सर। अगर रूट 2 परिमेय संख्या है तो रूट 2 को मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ P व Q से अभाज्य है और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। P और Q से अभाज्य का मतलब है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने वज्र गुणा करवाया, 1 को P से गुणा करवाया P, रूट 2 को Q से करवाया रूट 2Q। दोनों पक्षों का क्या कर दिया मैंने, वर्ग कर दिया। तो P का वर्ग किया P स्क्वायर, रूट 2 का वर्ग किया 2 हो गया, क्योंकि रूट हट जाता है वर्ग करने पर। Q का वर्ग करोगे Q स्क्वायर हो जाएगा। मैंने यहाँ से इस Q स्क्वायर का मान निकाला है, तो गुणा वाला 2 P स्क्वायर के भाग में चला जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा P स्क्वायर बटा में 2। इस लाइन का स्पष्ट मतलब है, समीकरण संख्या 1 दे दिया कि P स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो आप लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो P अगर P स्क्वायर 2 से भाज्य है तो P भी किससे भाज्य होगा, 2 से होगा। अब मैंने माना P बराबर 2C, हमेशा इस P की जगह 2C मानना है या 3C मानना, 5C मानना, 6C मानना, वो डिसाइड करेगा सवाल। अगर रूट 2 है तो P बराबर 2C मान लिया,
√3 होता तो p बराबर 3c मान लेते, √5 होता तो p बराबर 5c मान लेते। जहां c एक वास्तविक संख्या है, p का मान समीकरण 1 में रखा तो क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर, p की जगह मैंने रखा 2c का होल स्क्वायर हो गया बटा में 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, c का स्क्वायर करो c स्क्वायर बटा में 2, तो क्यू स्क्वायर बराबर इस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, 2c स्क्वायर है। और अगर मैं c स्क्वायर का मान निकालूं तो गुणा वाला भाग में जाएगा तो क्यू स्क्वायर बटा 2 समीकरण संख्या है। जैसे ये समीकरण था वैसा का वैसा ये आ गया कि क्यू स्क्वायर किससे भाज्य है, 2 से, तो क्यू भी किससे भाज्य होगा, 2 से होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हो गया कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2, कि p में भी 2 का भाग जा रहा है, q में भी किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया किसका, p और q का। अगर p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन हम तो कह रहे हैं p और q से अभाज्य है, तो इसका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज हमने क्या मान ली, गलत मान ली कि √2 एक परिमेय संख्या। अतः हमने जो माना है वह अवधारणा क्या है, गलत है, और इससे सिद्ध होता है कि √2 कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ इससे लाजवाब सवाल आपको पूरी किताब में नहीं मिलेगा और इससे लाजवाब मेथड नहीं मिलेगा। मैंने पूरी कोशिश की है लैंग्वेज सेट करने की, ये लैंग्वेज मैंने पिछले साल लिखवाई है और बच्चों के 100 में से 100 आए। मैंने एक दिन कम्युनिटी पोस्ट कर रखी, आप नंबर देख लेना, उसके अंदर पता लग जाएगा, कोई चीज़ गलत नहीं, पूरा बुक में से छंटनी करके ये बात लिखी। आप इस सवाल को जब 2-3 बार करेंगे, एक बार देखा दे करेंगे, एक बार बिना देखे करेंगे, एक बार और बिना देखे करेंगे, मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा दिमाग के अंदर छप जाएगा। अभी मैं करवाऊंगा इस स्लाइड के अंदर। अभी हम उदाहरण नंबर करेंगे 4, उदाहरण नंबर कौन सा करेंगे, 5 नंबर उदाहरण करेंगे, √3 करेंगे, √3 के बाद पर्सन और करेंगे √5 वाला। तीनों सवाल आज करेंगे, बाकी सवाल कल करेंगे। दूसरा वाला फॉर्मेट कल करेंगे। दूसरा वाला फॉर्मेट सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है इसकी वजह। एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में लाता हूँ √3 का सॉल्यूशंस। मैं यही भाषा वापिस रखूंगा, मैं केवल मान चेंज करूंगा, वहाँ पे जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 रखूंगा। आप देखना सारा सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो एक बार उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। आपको सर ये √2 वाला कैसे रखा, तो बेटा इतना ही फर्क है, जहाँ जहाँ 2 नजर आ रहा है ना वहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी देखना, अभी पहले वीडियो में 15-20 मिनट लगे हैं ना, इस सवाल में आपको मुश्किल से 4-5 मिनट ही नहीं लगेंगे। देखना मैं कहाँ कहाँ चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से आराम से एक एक चीज़ को, हड़बड़ाहट करनी ही नहीं है, आराम से देखो, माइंड को हमेशा आगे खुली ध्यान से देखो कि प्रक्रिया चल कैसे रही। ठीक है, 2-3 बार मिलाओगे हो जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, √3 को सिद्ध करना है तो पहला काम कहाँ चेंज होगा कि माना √3, इस सवाल की ध्यान लाइन चेंज हो जाएगी, माना √3 कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या। पहला स्टेप कर दिया, तो फिर यहां पर भी क्या आएगा, √3 को p बटा q के रूप में लिखोगे, जहां p व q से अभाज्य संख्या है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए। वज्र गुणा करवाओगे, 1 को p से करवाओगे p, √3 को q से करवाओगे तो क्या यहाँ √3 q नहीं आएगा क्या, आपको सर बिल्कुल आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो यहाँ √3 आ जाएगा भाई, जैसा ऊपर है। तो p का वर्ग p स्क्वायर हो जाएगा, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे इस q स्क्वायर का मान निकालना है, तो गुणा वाला भाग में जाएगा, तो p स्क्वायर के बटा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो q स्क्वायर का मान आ गया p स्क्वायर बटा में 3, समीकरण संख्या 1। इस सवाल का मतलब क्या, जैसे p स्क्वायर बटा 2 का मतलब क्या था, p स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो यहाँ पर p स्क्वायर बटा 3 है, तो आप लिखेंगे p स्क्वायर किससे भाज्य है, 3 से। p स्क्वायर किससे भाज्य है, p से, इसलिए p भी किससे भाज्य होगा, 3 से। अगर p स्क्वायर 3 से, इसका मतलब यही तो है कि p स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, तो p में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो p भी किससे भाज्य है, 3 से भाज्य होगा। अब माना p बराबर कितना मानूं, मैंने वहां √2 था तो √2c लिया, यहाँ p बराबर कितना मानेंगे, 3c मानेंगे। और हल्की सी प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होगी, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, पूरी चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए, आपके लिए आसान रहेगा, ताकि गुणा भाग आपको समझ में आए करने के। बाकी सेम या थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी। मान आप रखेंगे, तो जैसे ही आप मान रखेंगे तो यहाँ मान p स्क्वायर रखेंगे तो यह आएगा q स्क्वायर बराबर, p का मान 3c है तो यहाँ रखेंगे 3c का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, बटा में कितना चल रहा है 3, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर बटा में 3, q स्क्वायर बराबर यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आएगा q स्क्वायर बराबर क्या 3c स्क्वायर नहीं आएगा, कि आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। 3 का भाग 9 में कितनी बार चला गया, 3 बार। और यहाँ से c स्क्वायर का मान निकालूं तो c स्क्वायर बराबर आ जाएगा, गुणा वाला भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर बटा में 3।
तो क्यू स्क्वायर बटा में आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास सी स्क्वायर का क्या आ गया साहब, मान आ गया। और उसको समीकरण संख्या कितना देंगे, 2 देंगे। समीकरण संख्या कितना देंगे, 2। और इसका मतलब है, सॉरी क्यू स्क्वायर है ना, क्यू क्यू क्यों कर दिया मैंने, ये क्यू स्क्वायर लिखा। क्यू स्क्वायर बटा 3 का मतलब है कि क्यू स्क्वायर किससे भाज्य है, अरे क्यू स्क्वायर किससे भाज्य है बोलो, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। किससे भाज्य है, 3 से। तो क्यू भी किससे भाज्य होगा, 3 से। अब वापस देखो समीकरण 1 में देखोगे पी किस उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या 3, क्यू का कितना है 3। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं होकर यहाँ कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। अतः हमने जो माना है वह अवधारणा क्या है, गलत। 3 क्यों आ गया, क्योंकि पी और क्यू का तो सहभाज्य है, तो यहाँ तो गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉमन क्या 3 है। इसका मतलब हमने जो अवधारणा मानी वो गलत है। और इससे सिद्ध होता है कि √3 कौन सी संख्या है आपके, एक अपरिमेय संख्या। बोलो मेरे शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या। मैं अब गारंटी कहता हूँ, वो अगर सवाल 10% समझ में आया तो ये आया है 50%। और अगला सवाल है 1.2 का तीसरा, पहला सवाल √5, वो तो कुछ है ही नहीं। जहाँ जहाँ 3 नजर आ रहा वहाँ क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ √6 आ जाए, √7 आ जाए, √10 आ जाए, √11 आ जाए, √12 आ जाए, √15 आ जाए, तो सबका फॉर्मेट यही चलेगा। मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। बात समझ में आई या नहीं आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब प्रश्नावली जो 1.1 है उसका जो सवाल संख्या 1 है, जो आपके प्रश्न संख्या है 1, उसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। पहले देखो यहाँ √3 लिखा हुआ, पहले आप एक बार √3 को देख लें। कुछ भी नहीं किया मैंने, √3 को परिमेय माना, इस फॉर्मेट में लिखा, वज्र गुणा करवाया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3 है। इसका मतलब है पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो पी भी 3 से भाज्य होगा। पी बराबर 3c मानना, क्योंकि 3 है तो 3 मानना, 3c, जहाँ c एक वास्तविक संख्या। पी का मान समीकरण 1 में रख दिया, 1 में रखती क्यू स्क्वायर 1 किया, 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार। सी स्क्वायर का मान आ गया क्यू स्क्वायर बटा 3, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो 3 क्यू भी किससे भाज्य होगा, 3 से। समीकरण 1 में 2 से स्पष्ट है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया। अतः हमने जो माना उदाहरण गलत है। इससे सिद्ध होता है √3 है क्या है, अपरिमेय संख्या। मेरे शेर और शेरनियों को ये बात समझ में आई या नहीं आई। किसी लाल और लाली को कोई दिक्कत है क्या, आप कहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ गया। अब जो आपके एक एक्सरसाइज जो है 1.1 सॉरी 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का जो प्रश्न संख्या 1 है वो है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको सिर्फ उदाहरण करवाए नहीं, आप एक्सरसाइज में कैसे चलेंगे। तो बेटा मैं चाहता हूं कि तीनों का फॉर्मेट आप साथ में लिख लें, √2 के बाद √3, √3 के बाद √5। वो बाकी जो सवाल बचेंगे, 2 उदाहरण बचे, उनका फॉर्मेट अलग है, तो वो 2 उदाहरण करवा के उन उदाहरणों के साथ में वो 2 सवाल करवा दूंगा। वहाँ 6 हो जाएंगे, 2 उदाहरण है, एक दूसरा सवाल है, तीसरे के अंदर 3 सवाल आ रखे, वो भी मैं करवा दूँ। वहाँ पूरे वो भाषा याद हो जाएगी और इस वीडियो में ये पूरी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो √5 को सिद्ध करना है तो पहले तो लिखेंगे माना √5 कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को किसके रूप में लिखा जाएगा, P बटा Q के रूप में, जहां P व Q सहभाज्य, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वज्र गुणा करवाओगे तो 3 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, √5Q। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5Q का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना, √5 का वर्ग कितना होता है 5। 5 गुणा वाला भाग में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाग में, 3 की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समीकरण संख्या 1 आ गया। वापिस इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो पी स्क्वायर किससे भाज्य हो जाएगा, 5 से भाज्य, इसलिए पी भी किससे भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। अब मानना पी बराबर कितना मानोगे, 5c, क्योंकि रूट के अंदर 5 है तो 5c, जहां c एक वास्तविक संख्या है। p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। हर बार ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी, ये तो मैं मिटा के कर रहा हूँ कि ताकि टेंशन रहे नहीं, बिल्कुल आपके आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे। ठीक है सर, मान रखते हैं, तो आप मान रखेंगे, दिया आएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान है 5c, तो 5c का स्क्वायर बटा में 5, तो क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 25c स्क्वायर बटा में 5। 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 5c स्क्वायर। c स्क्वायर का मान निकालेंगे तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 5। गुणा वाला कहाँ आ गया, भाग में आ गया। और ये हमारे पास समीकरण संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। समीकरण संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। और समीकरण संख्या 2 क्या कह रहा है कि क्यू स्क्वायर किससे भाज्य है, 5 से।
क्यू स्क्वायर किससे भाज्य है? 5 से। तो आप लिखेंगे क्यू स्क्वायर किससे भाज्य है? 5 से। तो क्यू भी किससे भाज्य होगा? 5 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P में भी किसका भाग जा रहा है? 5 का। Q में भी 5 का जा रहा है। तो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया? 5 है। अतः हमने जो अवधारणा मानी वो गलत है, क्योंकि अगर गलत इसीलिए क्योंकि वहाँ तो 1 होना चाहिए, तो ये परी में नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि √5 कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। मेरे शेर और शेरनियों को √5 में भी कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैंने पहले ही बोला था √2 आपको हार्ड लगेगा, लेकिन √3 √5 हार्ड नहीं लगेगा। 2-3 बार जब आप इसको मिलाएंगे करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये पूरी चीज़ आपको याद हो जाएगी। फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो √6 √7 मत करना, ऐसे है ना, फालतू में मत करना। √2 √3 √5 में से सवाल आता। पिछले साल √5 आया, ये सवाल RBSE 2024 में पूछा गया। मैं लिख देता हूँ, राजस्थान बोर्ड जो पेपर हुआ था ना, RBSE 2024, तो किसी और दूसरा बोर्ड जो यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड है तो उसमें पूछ ले इस बार। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि √2 पर में 1.3 था, √3 उदाहरण नंबर 5 था, √5 प्रश्न संख्या 1 है। मैंने तीनों का फॉर्मेट करवाने के लिए उदाहरण पर में सारे साथ में ले लिए। ठीक है, कल की क्लास में हम उदाहरण नंबर 6 और 7 करेंगे, सवाल संख्या 2 और 3 करेंगे, और कल पहला चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में आपको इन तीनों सवालों को √2 √3 √5 ईमानदारी से आपको कम से कम इस एक सवाल को 3-3 बार करना है। √2 को 3 बार करना है, √3 को 3 बार करना है, √5 को 3 बार करना है। एक बार देखा देख कर लेना, दूसरी बार थोड़ा और देख लेना, तीसरी बार बिना देखे काम करना। और गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा सवाल आपके दिमाग में छप जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उम्मीद है वीडियो लाजवाब रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में प्रश्नावली उदाहरण नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशंस लेके, और प्रश्नावली 1.2 में जो 2 सवाल और बचे हैं। कल की क्लास में चैप्टर को क्या करते हैं? खत्म।